कोडिंग स्टूडेंट हो या फिर आप स्टूडेंट हो, डेवलपर रोल में जाना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर आप डेवलपर्स रोल में जाना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो की तरह काम करता है। आज के टाइम में अगर आपको इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट होना है तो सबसे पहले आपकी गिटहब प्रोफाइल मानी जाएगी। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में कि एग्जैक्टली गिटहब होता क्या है, उससे रिलेटेड हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। कैसे आपको इस पे वर्क करना है, क्या ये होता है, कैसे इसको सेटअप करना है, एवरीथिंग। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं गिटहब। जब मैं बात करते हो गिटहब की, गिटहब क्या है? गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने कोड को स्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। काफी सारी चीजें होती हैं। अगर आपको एक टीम वर्क में काम करना है तो भी आपकी गिटहब काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर हम बात करें गिटहब की, तो ये एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो की तरह काम करने वाला है आपके लिए, जहां पर आप अपने कोड को अपलोड करोगे। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप अपने प्रीवियस वर्जन पे भी जा सकते हो, जैसा मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया जिसको हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिटहब मतलब एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मतलब अगर आपने कोई चेंजेस करे हैं, अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी, आपको नहीं डिलीट करनी थी, आपने गलती से डिलीट कर दी, तो आप प्रीवियस वर्जन पे भी जा सकते हो। तो ये एक टाइम मशीन की तरह वर्क करता है जो सिर्फ पास्ट का डेटा देख सकता है, फ्यूचर को ऑब्वियसली नहीं। तो ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपको टीम वर्क में कोलैबोरेट करने के लिए भी हेल्प करता है। तो मुझे लगता है गिटहब का इतना इंट्रोडक्शन बहुत होगा आप लोगों के लिए। अब मान लो आप कोई सोलो प्रोजेक्ट क्रिएट करो, तो आप सिंपली उस प्रोजेक्ट को इस पे अपलोड कर सकते हो, और जब भी आप इंटरव्यू दे तो आप उसमें अपने चेंजेस दिखा सकते हो कि पहले मैंने इसका स्क्रैच ये जो था कोड ये बनाया था, उसके बाद मैंने इसमें अपडेट्स करे। ऐसे करके आप अपने जर्नी को भी डिक्टेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिटहब। अब हम बात करें कंपनीज की, तो कंपनीज को आपकी गिटहब प्रोफाइल चाहिए होती है। गूगल फॉर्म्स में अगर वो आपसे डेटा ले रहे हैं तो भी उनको गिटहब प्रोफाइल चाहिए। अगर वो आपको नॉर्मली भी कोई लाइक फॉर्म दे रहे हैं फिल करने के लिए, इंटरव्यूज के लिए, तो भी आपसे गिटहब की प्रोफाइल और लिंक्डइन की प्रोफाइल मांगी जाती है। तो इसीलिए गिटहब भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़ना चाहिए। जब हम बात करते हैं गिटहब की, तो सबसे पहला जो वर्ड आता है वो होता है गिट। तो गिटहब को समझने के लिए आपको गिट समझना जरूरी है। गिटहब के पीछे एक पावरफुल टूल काम करता है जिसे हम कहते हैं गिट, और गिट ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गिटहब तो उसका एक फ्रंट एंड है, गिटहब तो उसका एक फ्रंट व्यू है, बट गिट ही एक ऐसा सिस्टम है जो वर्क करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम में। मतलब कि वो आपकी चेंजेस को ट्रैक करता है, वो आपके कोड को स्टोर करने में भी हेल्प कर सकता है। अगर आपको वापस जाना है तो आप वापस भी जाकर उसमें वर्जन लेके आ सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम किस किस चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज के बारे में जो हम बात करेंगे कि गिटहब को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे आप उसको अपने सिस्टम पे सेटअप कर सकते हो। जब भी आप नए प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कैसे आप उस प्रोजेक्ट को उस गिटहब पे डाल सकते हो, कैसे आप अपने वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग हम इसी में जानने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। बेसिक कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि कोडिंग में कुछ कमांड्स होती हैं, वैसे ही बैश स्क्रिप्टिंग की कमांड्स जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ पढ़ने के लिए, वही कमांड्स हम इस वीडियो में समझेंगे फ्रॉम स्क्रैच। और इस वीडियो के बाद आई एम डैम श्योर आप गिटहब में तो प्रो हो जाएंगे। तो बेसिक कमांड्स को जानना आपको जरूरी है। रियल वर्ल्ड में इसको कैसे कैसे यूज करना है ये जानना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद हम जो बात करने वाले बात करेंगे कि कैसे हम अपने कोड को इस पे अपलोड कर सकते हैं, कैसे हम ब्रांचेस को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये सारी कुछ बेसिक चीजें होती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे कि पुल क्या होता है, ब्रांचेस क्या होता है, कैसे पुश कमांड। उसके बाद कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे गिटहब की, जैसे कि गिटहब के कुछ एक्शंस होते हैं, एसएसएच कोड होते हैं। मान लो आपको यूजर नेम और पासवर्ड बार बार नहीं डालना, तो आप कैसे उसको सेटअप कर सकते हो, कैसे आप अपने कोड को अपलोड कर सकते हो, कैसे आप उन सारी चीजों का ट्रैक रख सकते हो। तो सारे ही प्रो टिप्स के बारे में हम बात करेंगे, हर एक चीज को इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसका सेटअप कैसे करना है, क्योंकि सेटअप के बिना हम इस पे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने गूगल पे, और जब आप गूगल पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट सर्च करनी है। ये वेबसाइट का नाम है https://git-scm.com। इसमें से आपको गिट को डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया गिटहब के पीछे क्या वर्क कर रहा है, गिट वर्क कर रहा है। तो आपको सिंपली यहां से इसको, अगर आप विंडोज यूज करो, सिंपली इसको क्लिक करो और इसको डाउनलोड पे लगा दो। जैसे ये डाउनलोड पे लग जाएगा, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा डाउनलोड्स में कि ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई। अब मान लो आप मैक यूजर हो, तो मैक यूजर के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली अपना जाके वो ओपन कर लेना जिसमें आप कोड लिखते हो, लाइक टर्मिनल। तो आप टर्मिनल में जाके एक कोड लिखोगे। टर्मिनल में आपको क्या लिखना है, गिट हाइफन वर्जन लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या गिट आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो होम ब्रू का यूज करके आप होम ब्रू पे जाकर सिंपली ये कमांड टाइप कर देना, ब्रू इंस्टॉल गिट। तो जैसे आप ब्रू इंस्टॉल गिट लिखोगे ये आपका इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तो गिटहब
अगर आपको डाउनलोड करना है मैक पे तो ये कमांड्स आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, आप स्क्रैच से हो, तो आप सिंपली ब्रीव इंस्टॉल गिट लिखकर इंस्टॉल कर लेना। अगर वो इंस्टॉल हो जाता है तो गिट हाइफन हाइफन से आप चेक भी कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, अब जब भी हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें किस बारे में बात करनी है, अब हम बात करनी है इंस्टॉलेशन की। जब इसका इंस्टॉलेशन करना है तो आपको कैसे इंस्टॉलेशन करना है, सबसे पहले तो आपको ये पॉपअप देगा येस और नो का, आप सिंपली येस पे टैप कर देना। येस पे टैप करने के बाद आपसे ये बेसिक सेटिंग्स बोलेगा कि आपको इंस्टॉल करना है येस और नो। तो जैसे अगर आपको इंस्टॉल करना है सिंपली आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना। इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं ऑलरेडी उसी में आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल इंस्टॉल करने के बाद ये इंस्टॉलेशन अपनी शुरू कर देगा। अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन है तो ये डिलीट करेगा, अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल करेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो अभी के लिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रही हूं। अब मैं आपको वापस लेके चलती हूँ। आपको सिंपली अपने सर्च बॉक्स पे जाना है, CMD टाइप करना है। अगर आपने इंस्टॉलेशन कर ली है तो CMD टाइप करके आपको CMD ओपन कर लेना है। इसमें आपको कमांड लिखनी है गिट स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। अगर गिट आपके सिस्टम में होगा तो ये आपको शो कर देगा, अगर गिट आपके सिस्टम में नहीं होगा तो ये शो नहीं करेगा। जैसा कि मैंने अभी इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसका नया वर्जन इंस्टॉल करने के लिए प्रीवियस वर्जन को डिलीट किया है, इसलिए वो मुझे शो नहीं कर रहा है। सिंपली अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपसे पूछेगा कहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप सिंपली यहाँ पर जो भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है उन सबको आपको सेलेक्ट कर लेना। डेस्कटॉप पे चाहिए, जी हाँ। क्या आपको डेली अपडेट चाहिए, नहीं चाहिए। आपको गिट प्रोफाइल ऐड करनी है विंडोज पे, यस ऐड कर दो। सो देन नेक्स्ट करके आप इसका इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। जो भी सिलेक्टेड है ऑप्शनल लाइक डिफॉल्ट, उसमें आप उसी को सेलेक्ट रखकर इसको इंस्टॉलेशन शुरू कर देना। और ये आपकी इंस्टॉलेशन यहाँ पर शुरू हो गई है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा वापस से जाके आपको CMD में क्या सर्च करना है, गेट हाइफन हाइफन वर्जन। अब सिंपली यहाँ पर जैसे लिखा आ रहा है कि लॉन्च गिट बैश, आपको इसको लॉन्च कर लेना है ताकि वो बैश वाला जो बैश स्क्रिप्टिंग वाला एनवायरमेंट है वो हमारा ओपन हो जाए। सिंपली आपको सर्च कर लेना है कि क्या हमारा गिट इंस्टॉल हो गया है। अगर ये इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपके पास वर्जन लिखा हुआ आएगा 2.49.0। ये मेरा अपडेटेड वर्जन है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने डाउनलोड किया। सेम अगर आप इस पे जाकर लिखते हैं, मतलब वापस से आपको CMD ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट, इसी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको सेम कमांड फिर से टाइप करनी है गिट वर्जन। अब यहां पर फिर से हमारे पास वर्जन आ गया है। तो आप CMD से भी सर्च कर सकते हो, आप बैश स्क्रिप्टिंग वाला भी कर सकते हो, मतलब जो गिट बैश वाला है वो ओपन करके भी कर सकते हो। मतलब अब आपने गिट डाउनलोड कर लिया है। गिट डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको गूगल पे जाना है और सिंपली github.com सर्च करना है। यस, तो अब हमें क्या करना है, एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी है गिटहब प्लेटफॉर्म पे। गिटहब का ये प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को डाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, साइन अप कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली यूजर नेम, पासवर्ड और ये बेसिक सा डेटा डालकर आप इस पे साइन अप कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर अपना मेल आईडी यूज करी है तो मैं एक मेल आईडी यहाँ पर डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना। जैसे आपने बेसिक डिटेल्स डाली, आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा, डेटा को आप सेव कर लो। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के लिए एक छोटा सा ऑथेंटिकेशन यहाँ पर होता है, तो मैं एक विजुअल पजल के लेती हूँ। तो जैसे कि इसमें लिखा है L और 20, तो हम L20 पे इसको लेके जाएंगे फटाफट से। ये हमारा L20 पे आ गया है। उसके बाद सेकेंड वाला हम सॉल्व करेंगे P3, इट मीन्स 3 नंबर पे पहले हमें जाना है। 3P पे हम आ गए, इसको हम सबमिट कर देंगे। ये 2 हमारे हो गए। तीसरा हमारा है F11, तो अब हम इसको सबमिट कर देंगे। ये तीनों मैंने सिंपल एक पजल फॉर्मेट में आया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब हमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो वेरिफिकेशन कोड आपके मेल पे आएगा। तो सिंपली आपको अपने मेल पे चले जाना है, मेल आईडी ओपन करनी है, उसी मेल आईडी पे आपको अपना कोड मिल जाएगा। तो जैसे मैंने एक कोड ले लिया है अपना, और मैं सिंपली उस वेबसाइट पे जाकर अपने कोड को एंटर कर दूंगी। ये हमारा डन हो गया। इट मीन्स योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। लाइक आप आपको सिर्फ साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए जो क्रेडेंशियल्स हमने सेव करे थे वही क्रेडेंशियल्स हम इसमें एंटर कर देंगे, उसके बाद साइन इन कर देंगे। ये हमारा गिटहब का अकाउंट बन गया। अब इसी गिटहब के अकाउंट को आप नॉर्मली, मतलब आपके जो गिट वाला है, हम इससे लिंक कर देंगे ताकि हम लोकल और
वेब वाले पे वर्क कर सके। अब इससे पहले आपको सिंपली ये आपका प्रोफाइल है, इस पे जाना है आपको। दिस इज योर प्रोफाइल। योर प्रोफाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा कि आपने एक साल में कितने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूशन दिया है या फिर कितने प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जैसा कि अभी मैंने ये फ्रेश प्रोफाइल बनाई है अपने न्यू मेल आईडी से, तो इसीलिए यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट करने के लिए लाइक यहाँ पे आप अपनी फोटो डाल देना, यहाँ पे आप अपने कुछ डिटेल्स डाल देना, लाइक बायो में कि आपने डेवलपर हो, आप जो भी काम करो उसके बारे में आप इसमें मेंशन करेंगे, कौन सी कंपनी में, कौन सी लोकेशन पे, कोई मेल आईडी अगर आपसे कोई लाइक कांटेक्ट करना चाहे, देन वेबसाइट, और ऐसे करके सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स भी आप अपने डाल सकते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ जो गिटहब प्रोफाइल मैं यूज करती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम पे लिंक करी हुई है। तो आपको सिंपली गिटहब पे जाकर, ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है जिसे मैं यूज करती हूँ। इस पे काफी सारे गिटहब के प्रोजेक्ट्स हैं, गिटहब पे रेपोजिटरीज हैं जो मैंने क्रिएट करी हुई है। अब गिटहब पे रेपोजिटरीज क्या होती हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, चीज समझनी पड़ेगी कि गिटहब वर्क कैसे करता है, गिटहब पे चीजें कैसे वर्क करती हैं। जैसे हमारे डेस्कटॉप पे होता है फोल्डर्स, वैसे ही हमारे गिटहब पे होती है रेपोजिटरीज। हमें रेपोजिटरीज क्रिएट करनी होती है। अगर आपको रेपोजिटरी क्रिएट करनी है तो पहला तरीका तो यह है कि आप राइट हैंड साइड पे अपने आइकन पे चले जाओ, उस पे यहाँ लिखा होगा योर रेपोजिटरीज, इस पे चले जाना। योर रेपोजिटरी आपको एक लिस्ट दे देगी कौन कौन सी रेपोजिटरीज आपने क्रिएट करी हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का न्यू बटन आएगा, इस पे क्लिक करके आपको न्यू रेपो क्रिएट कर देनी है। अब मान लो मैं लिख रही हूँ गिटहब रेपो ट्रायल। अब मैंने नाम लिखा है गिटहब रेपो ट्रायल। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है, ट्रेनिंग अदर्स, तो मैंने लिखा है ट्रेनिंग अदर्स करके एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब आपको चूज करना है कि पब्लिक होनी चाहिए या प्राइवेट होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक चाहते हो जो सब कोई एक्सेस कर सकता है तो पब्लिक रख लेना। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी वर्किंग में है, आप नहीं चाहते उसको रिवील करना, या फिर आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें, तो सिंपली आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो। बट इसके साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जो सेक्शन है, इनिशियलाइज दिस रेपोजिटरी विद एड ऑन रीडमी फाइल। अब रीडमी फाइल क्या होती है, हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक रेपोजिटरी में अगर आप रीडमी फाइल डालते हैं तो वो व्यूअर के लिए इजी हो जाता है। रीडमी फाइल आपकी बताती है कि प्रोजेक्ट किस बारे में है, किस चीज से रिलेटेड है, क्या क्या चीजें इसमें यूज की है, इस प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए सामने वाले के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है जो रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है डेटा साइंस का, तो मतलब मैं पांडास और नंपाई का यूज कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट में, तो मैं सिंपली मेंशन कर दूंगी इस प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए आपके सिस्टम में या तो जुपिटर नोटबुक होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास पांडास और नंपाई होना चाहिए, और आप इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो आपको सिंपली ये सब रीडमी फाइल में डालना है। अब रीडमी फाइल एक तरीके की मार्कडाउन फाइल होती है। अब मार्कडाउन फाइल्स क्या होती है, जैसे कि अगर आपने जुपिटर नोटबुक आप लोग यूज करते हो, अगर आपने कभी जुपिटर नोटबुक यूज की है, तो ये एमडी फाइल, इट मींस ये जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखने वाला एरिया होता है, वैसा ही हमारा कुछ ये रीडमी फाइल होती है। उसके बाद आप क्रिएट रेपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आप क्रिएट रेपोजिटरी क्रिएट कर देंगे, कुछ ऐसे तरीके का आपका रेपो क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये पिन करने का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि ये आपका टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट है, ये आपका वो प्रोजेक्ट है जो आपकी सारी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो आप इसको पिन भी कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पे। अगर इस प्रोजेक्ट को किसी ने वॉच किया है, मान लो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, बट मैं आपने गूगल करते हुए मैं उस वेबसाइट पे पहुंच गई, मैंने आपका प्रोजेक्ट देख लिया, तो मतलब यहाँ पर आपको वॉच में शो कर देगा कि कितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट को देखा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है फॉक का। मान लो किसी और का रेपो है और आप उसको अपनी तरीके से यूज करना चाहते हो, या आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, आप उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हो, तो आप फॉक भी कर सकते हो। फॉक का मतलब यह है कि आपने उस प्रोजेक्ट की कॉपी बना ली है, उस प्रोजेक्ट की कॉपी एज अ न्यू रेपोजिटरी आपके प्रोफाइल पे आ जाएगी, और उसी प्रोफाइल पे आप अपना मतलब उसी रेपोजिटरी पे आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। तो हम कहते हैं फॉक। उसके बाद अगर आपका प्रोजेक्ट काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है, तो लोग यहाँ पे स्टार भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे आपका प्रोजेक्ट पसंद आया तो मैं यहाँ पे स्टार दे दूंगी, तो जितने ज्यादा स्टार होते हैं उतने अच्छा उस प्रोजेक्ट को माना भी जाता है। काफी जगहों पे आपने देखा होगा जो नई नई कंपनीज है जो एआई प्रोजेक्ट्स के लिए हायर कर रही है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास इतने ज्यादा डाउनलोड्स हैं या फिर इतने स्टार्स हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे, तो हम आपको इमीडिएटली हायर कर सकते हो। तो स्टार का भी एक अच्छा रोल होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रीडमी एक्टिविटी स्टार वॉचिंग ऑफ फॉक की यहाँ पर कुछ काउंटिंग दिखाता है। जैसे अगर आपने 5 स्टार्स है तो यहाँ पे 5 शो करेगा, 0 वॉचिंग है अभी करंटली तो इसलिए 0 शो कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पे नंबर्स में शो करता है। उसके बाद आता है पैकेजेस। इसमें क्या आपने कोई पैकेज पब्लिश किया है, पैकेजेस क्रिएट करके पब्लिश करा है, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे पैकेजेस में शो करेगा, अदरवाइज वो नहीं शो करेगा। जैसे ये रीडमी फाइल है तो इसमें आप सिंपली अपना डाटा डाल सकते हो, कि जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ व्हाट इज गिटहब,
तो मैंने यहाँ पे सिंपली व्हाट इज गिटहब लिखा। तो अगर मैं इसको सेव करती हूँ, कमिट चेंजेस, अब यहाँ पे एक चीज होती है कमिट चेंजेस। जब भी आप कोई चेंजेस करते हो, क्या आप उसको परमानेंट चेंजेस की तरह डालना चाहते हो, मतलब आप अपनी पूरी रेपो को अपडेट करना चाहते हो या नहीं? तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं कमिट। चेंजेस तो आपने कर लिए, बट इसको आपको कमिट करना पड़ता है। जब तक आप इसको कमिट नहीं करते हो तब तक आप इसमें, मतलब इसका जो भी चेंजेस है वो नहीं जाएंगे, उसमें पब्लिश नहीं होंगे। तो आपको कमिट करना पड़ता है जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं। मान लो आप ग्रुप में वर्क कर रहे हो, अब मैंने किस पर्पस से उस चेंजेस को करा है, मैंने किस सोच से मैंने उस चेंजेस को करा है, मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है जहां मैं मेंशन कर सकती हूँ। मान लो 5 लोग आप वर्क कर रहे हो टीम में, पांचों सेम रेपो पे वर्क कर रहे हो, तो जब भी कोई फाइल कोई अपलोड करेगा तो वो बता सकता है आई हैव अपडेटेड द फुटर, आई हैव अपडेटेड दी हेडर। ऐसे करके हम छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे ताकि दूसरे पर्सन को भी पता चल जाए कि ये जो मैंने चेंजेस करे थे वो किस चीज से रिलेटेड थे और क्या क्या चेंजेस हैं जो मैंने करे थे। उसके बाद कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, आपको मेन ब्रांच पे ही कमिट करना है। जब आप नई नई ब्रांचेस क्रिएट करते हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या ब्रांचेस होती हैं, बट अभी के लिए आपको मेन ब्रांच पे जाना है। मतलब जो मेन रेपो है आप उसी में सब कुछ क्रिएट करें। उसके बाद कमिट चेंजेस, इस मैसेज के साथ आपका जो चेंजेस है वो कमिट हो जाएंगे। जो भी आपने कमिट करा है वो आप यहाँ पे कमिटेड देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको कॉपी करना है पूरा रॉ फाइल, आप कॉपी भी कर सकते हो। तो ये आपकी पूरी गिटहब की रेपो हो गई। अब मान लो आपने गलती से इसको प्राइवेट कर दिया या पब्लिक कर दिया, आप इसको चेंजेस कैसे करोगे? सेटिंग्स पे जाना, और सेटिंग्स पे जाकर अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डेंजर जोन का। इसी डेंजर जोन में आप देख सकते हो, जैसा कि अब मैंने आपको बताया ये टेक लोगों के लिए है। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो हम बहुत ज्यादा मेहनत से बनाते हैं। तो अगर आपने उसको डिलीट करा, अपडेट करा, प्राइवेट करा, पब्लिक करा, ये सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए इसमें डेंजर जोन में डाला हुआ है कि आपको चेंज करनी है विजिबिलिटी, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चेंज इट टू प्राइवेट आप कर सकते हो। अगर आपको कोई ब्रांच डिसेबल करनी है तो आप डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आपको ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है, ऑनरशिप चेंज करनी है, तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे धीरे धीरे जो चीजें आएंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्काइव करनी है तो आर्काइव भी आप कर सकते हो। मान लो आपने इस प्रोजेक्ट को अपडेट करके बनाया, 2024 में बनाया था, बट 2025 में आपने इसमें मोर फीचर्स ऐड कर दिए, प्रीवियस वाला आप आर्काइव कर सकते हो। आर्काइव मतलब कि आपने उसे एज अ ड्राफ्ट अपने पास सेव कर लिया, वो आपके प्रोफाइल पे इतना नहीं दिखेगा, रीड ओनली हो जाएगा वो बेसिकली। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली यहां से डिलीट भी कर सकते हो। ये कुछ बेसिक से ऑप्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आप बात करते हैं वापस से गिट के बारे में। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको पहले कॉन्फ़िगर करना होता है। अब क्या कॉन्फ़िगर करना है, आपको गिट को बताना है कि आप कौन हो। आपने अभी नया प्रोफाइल बनाया है गिटहब का, उसी गिटहब की प्रोफाइल का डेटा आपको अब गिट पे जाके डालना है, ताकि लोकली आप जो भी चीज करें उसको आप इजिली कमिट लोकली, लाइक वो डायरेक्टली लिंक हो सके। ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है वो लिंकेज में आ सके। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने गिट पर जाना है, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हो, बट गिट मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। गिट पे सारी कमांड्स इजीली वर्क करेंगी। तो आपको लिखना है गिट कन्फिग। कन्फिग मीन्स हम कन्फिग्रेशन डाल रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल, ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल आप इसमें डालेंगे। यूजर डॉट ईमेल डालने के बाद जो भी ईमेल आईडी, यूजर नेम सॉरी आपने यूज किया है, पहले आप नेम डालो इसमें। उसके बाद हम डालेंगे मेल। सो जो आपने यूजर नेम सेट किया, जैसे मेरा आकांक्षा 11 था, 111 था, आकांक्षा यादव 111 था, वैसे ही आपने जो भी यूजर नेम सेट करा है वो यूजर नेम आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे आप यूजर नेम डालेंगे वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये आपसे क्या पूछेगा कि आप अपनी ईमेल आईडी डालो। तो सेम वे से गिटहब डॉट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, उसके बाद यहां पर आप अपनी मेल आईडी डाल दोगे। जो मेल आईडी आपने यूज करी है वो आप इसमें डाल दोगे। जैसे अपनी मेल आईडी यहां पर डाल दी है। इसके बाद क्या होता है, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इतना इसका मतलब ये है कि आपके जो गिटहब के, मतलब जो आपके कंप्यूटर के सभी गिटहब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसमें यूज होंगे। अगर आपको चाहिए गेट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट, अगर आप ये कमांड टाइप करते हो तो आप ये देख सकते हो कि ये आपके पास कुछ डेटा आया है। मतलब कि ये आपको बताएगा कि अपनी सेटिंग्स चेक कर सकते हो कि करंटली आपके गिटहब में क्या क्या सेटिंग्स है, फिल्टर क्या अप्लाइड है, आपके पास स्कोर क्या है, पुल रिस्पॉन्स अभी ऑफ है, जो भी चीजें हैं बेसिकली वो आपको देख सकते हो। अब आपने देखा यहाँ पर रिमोट ऑरिजिन लिखा है कि ये आपकी एक गिटहब रेपो है जिसमें सारी चेंजेस होते हैं। जो ये मेरी गिटहब रेपो है इसमें सारे चेंजेस हो रहे हैं अभी करंटली। जो भी मैं अब जब अपने प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, जो भी मैं अपने प्रोजेक्ट्स लोकली बनाती हूँ, वो मैं इस पे कमिट करती जाती हूँ। तो ये मेरी एक गिटहब रेपो है जो सेट है। तो अब हम बात करेंगे कुछ कमांड्स के बारे में। अब इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, ओके करके हम इसे हटा देते हैं।
उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं विच इज कॉल्ड SSH। SSH का मतलब क्या है? जब भी आप अपने कोड को सिक्योरली पुल या पुश करने के लिए SSH का यूज करते हो, SSH का यूज करते हो। अब SSH का काम क्या है कि बार बार आपको यूजर नेम और पासवर्ड ना डालना पड़े। जब आपको बार बार यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालना है तो आप SSH यूज करोगे। सबसे पहले चेक करना है कि आपके सिस्टम में SSH की पहले से है या नहीं। इसको चेक कैसे करेंगे? सिंपली आपको क्या टाइप करना है, आपको यहां चले जाना है, लिखना है LS स्पेस AL स्पेस .SSH। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके पास पहले से कोई ये SSH है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सिंपली आप इसको सेम कमांड को आप इस पे गिट बैश पे भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, सिंपली गिट बैश ओपन कर लेना। अब गिट बैश ओपन करने के बाद यहां पर भी आपको सेम कमांड टाइप करके देखनी है, LS स्पेस AL स्पेस .SSH। अब ये क्या लिखा है इसमें? LS कैन नॉट एक्सेस दिस पर्टिकुलर फाइल, सो नो सच फाइल और डायरेक्टरी इज फाउंड। अगर नहीं है मतलब कि आपके पास SSH की ऑलरेडी नहीं है आपके सिस्टम में, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप न्यू की जनरेट करेंगे। अगर आप न्यू की जनरेट करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो सिंपली आपको क्या कमांड लिखनी है? SSH हाइफन की जेन, इट मीन्स की जनरेट करनी है, -T। उसके बाद आपको एक कोड लिखना है विच इज कॉल्ड ED25519। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो मेल आईडी है, जो मेल आईडी आपने यूज करी है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। तो जो आपकी मेल आईडी है वो आप यहाँ पे मेंशन करके @gmail.com। उसके बाद आप eval की कमांड लिखेंगे। eval की कमांड में डॉलर सिंबल के साथ आप लिखेंगे SSH एजेंट, आप इसमें यूज करेंगे। SSH एजेंट को स्टार्ट करें और की को ऐड करें, ये आपका मेन काम है। तो सिंपली आपको इसको की इवेलुएट करके ऑन करनी है। उसके बाद इसमें लिखा आया है कि दिस इज नॉट फाउंड। ओके, मैंने गलत कमांड लिखी है, मुझे H लिखना था, मैंने G लिख दिया है। अब ये आपके पास क्या है? एजेंट PID इज 411। अब अपने पब्लिक की को यहां पर आपको कॉपी कर लेना है। अब जो आपके पास इस कमांड के बाद आउटपुट आएगा आपको उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है? आपको फिर से एक कमांड लिखनी है। कॉपी करने के बाद आपको कमांड लिखनी है कि SSH add .sh/id_ed25519। इसके बाद क्या होगा? ये आपका जो इस डायरेक्टरी पे मतलब एक नई जनरेटेड की क्रिएट कर देगा। आप अपने जो अब आपने जो कॉपी किया है, अपनी जो पब्लिक जो आपने कॉपी करी है, उसको सिंपली आपको क्या करना है? अपने गिटहब पे चले जाना है। गिटहब पे जाकर सेटिंग्स में जाना है। सिंपली आपको सेटिंग्स मिल जाएगा। सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है SSH। अब यहाँ पे न्यू SSH की पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना टाइटल देना है। जो भी आपका टाइटल है वो आपको यहाँ पे एक नॉर्मल टाइटल दे देना है। उसके बाद यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है और ऐड SSH की पे क्लिक कर देना है। जब आप ये फर्स्ट स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ कमांड्स के बारे में बताती हूँ जो आपके लिए काफी यूजफुल है। अब ये गिटहब है। अब जैसे कि मेरा आपके पास यहाँ पर टॉप पर दिख रहा है कि यादव @Lenovo, और ये करके आपका कुछ बेसिक सा डेटा है। अब इसमें मैं चेक करना चाहती हूँ गिट स्टेटस। गिट स्टेटस एक बेसिक सी कमांड होती है जो आपको स्टेटस बताती है कि आपकी जो रेपोजिटरी है उसका क्या स्टेटस है, आप किस पर्टिकुलर रेपोजिटरी में वर्क कर रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है, क्या क्या चीजें अभी आपने अपडेट करी हैं, क्या अपडेट नहीं है। तो ये एक आप स्टेटस देता है बेसिकली आपको उस रेपोजिटरी का। अब मैंने आपको ऑनलाइन बताया कि कैसे आप अपने गिटहब के रेपोजिटरीज को क्रिएट कर सकते हो। अब मान लो आपको ऑनलाइन नहीं जाना है, आपको ऑफलाइन क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिंपली आप इस पे चले जाएंगे। इसमें मैं इसको दोबारा क्लोज करके ओपन कर लेती हूँ ताकि ये फ्रेश ओपन हो। उसके बाद चलिए ओपन करते हैं गिट बैश को ओपन करना है। इसमें हम रेपोजिटरी को क्रिएट करेंगे। आप रेपोजिटरी को क्रिएट कैसे करते हैं? मतलब कि आप अपने एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। तो मतलब पहले सबसे पहले कमांड होती है mkdir, उसके बाद आप लिख देंगे माई प्रोजेक्ट। mkdir माई प्रोजेक्ट क्या करेगा? एक लोकल गिटहब रेपोजिटरी बनाने का तरीका है। उसके बाद आप लिखेंगे cd माई प्रोजेक्ट। क्या आपके पास कोई प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा तो वो आप उस पर यूज करेंगे। इसमें यूज करते हैं
गिट इनिट कमांड का यूज करते हैं। गिट इनिट कमांड क्या करती है, इनिशियलाइज करती है एक एम्प्टी गिटहब रेपो, एक एम्प्टी गिटहब रेपोजिटरी क्रिएट करती है। अब आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक जो लोकेशन सेट करी हुई थी जहां पर मेरा गिट इंस्टॉल था, वहीं पर मेरा माय प्रोजेक्ट नाम से एक गिटहब रेपो क्रिएट हुई है। मतलब पहले की एक फोल्डर क्रिएट हुआ है और उसी फोल्डर को हमने एज अ गिटहब रेपो क्रिएट कर लिया है। गिटहब कमांड क्या करती है, हमारा गिट इनिट कमांड क्या से हम क्या करा, हमने अपने फोल्डर को एक गिटहब रेपो बना दिया। अब जैसे ही हमने फोल्डर को गिटहब रेपो बनाया, उसके बाद हमारे पास डॉट गिट करके यहां पर एक एक्सटेंशन ऐड हो गया, मतलब कि अब आप इसको यूज कर सकते हो। अब मान लो आपको इसमें कोई फाइल ऐड करनी है, जब भी आपको फाइल ऐड करनी है तो आप क्या करोगे, आप क्या कमांड लिखोगे, आप लिखोगे गिट ऐड, उसके बाद जो आपका फाइल नेम है डॉट पी वाई, ये आप इसमें ऐड कर दोगे। अब मान लो आपके पास कोई फाइल नहीं है, अब आप चाहते हो कि आप कोई फाइल क्रिएट करो और उसके बाद ऐड करो, तो सिंपली आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चले जाना। अब विजुअल स्टूडियो सेम कमांड अगर आपको यहां लिखनी है तो आप एक्सक्लेमेशन के साथ लिखेंगे। मैं गिटहब के साथ साथ आपको विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप ये प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करते हैं। अब ये सारी कमांड्स वर्क कैसे कर रही हैं, इन सारी कमांड्स को वर्क करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑन जुपिटर नोटबुक। तो जैसा कि आपको सिंपली नए कोड पे जाना है, पिप इंस्टॉल गिट। जैसे आप पिप इंस्टॉल गिट लिखोगे वो क्या करेगा, एक गिट को अपने मतलब एज अ लाइब्रेरी जो हमारे पास है वो इसमें इंस्टॉल कर देगा। उसी के बाद ये सारी की सारी कमांड्स आपकी वर्क करेंगे। कोड पे जाने के बाद सेम कमांड लिखना, बट इसमें एक थोड़ी सी चेंजेस है जो आपको ध्यान रखनी है। जब आप गिट बैश पे लिखोगे तो गिट पे आप डायरेक्टली गिट 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 कमांड लिख सकते हो, बट जब आप विजुअल स्टूडियो कोड पे लिखोगे तो एक्सक्लेमेशन साइन गिट ऐड। अब जैसे मैं जिस फाइल में वर्क कर रही हूं उसका नाम है 9.ipynb, तो मैं क्या लिखूंगी 9.ipynb, उसके बाद मैं इसको रन कर दूंगी। मतलब कि ये क्या करेगा, ये फाइल को ऐड कर देगा। अगर आपको सारी की सारी फाइल जो इस फोल्डर में है उसको उस गिटहब रेपो पे डालना है तो क्या लिखोगे आप लिखोगे गिट ऐड डॉट, मतलब ये सारी की सारी फाइल्स उसमें चली जाएंगी। अब जैसा मैंने आपको बताया इसमें अगर आप ऐसे लिखोगे तो एरर आएगा, बट आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाना है। इसके बाद आपकी जो सारी की सारी फाइल्स हैं, सारे के सारे जो भी ipynb डॉट पाई जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी उस गिटहब रेपो पे चली जाएंगी। बट एक चीज आप याद रखना कि जो फाइल्स आपने बनाई हैं वो फाइल्स तो चली जाएंगी, बट उसमें कुछ प्रीवियस फाइल्स होती हैं वो कभी कभी डिलीशन में चली जाती हैं, जिसके लिए आप सिंपली क्या करो, गिट स्टेटस पे जाओ। गिट स्टेटस पे जाओ, 3 कमांड्स मैंने आपको अब तक बताई इस पे। अब ये गिट स्टेटस पे आपको बता देगा कि जैसे मान लो कुछ फोल्डर्स होते हैं हमारे सिस्टम में जहां पर हमारे पास परमिशंस नहीं होती, जैसे कुकीज की परमिशन, ये सब परमिशन नहीं है, राइट। अब ये न्यू न्यू फाइल्स हैं जो मैंने ऐड करी हैं, सारी की सारी फाइल्स मेरी ऐड हो चुकी हैं उस गिटहब रेपो पे। और अगर उनको इनको आपको कमिट करना है तो क्या लिखेंगे, गिट कमिट -m, उसके बाद जो मैसेज आपको टाइप करना है, मान लो मेरा ये इनिशियल कमिट XYZ है, ठीक है, मैंने XYZ करके ये एक नॉर्मल मैसेज डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहां पर एक एक्सक्लेमेशन साइन लगाकर इसके कमिट कर दूंगी। मतलब कि ये सब एक मोड क्रिएट होके सारी की सारी फाइल्स मेरी उस फोल्डर में कमिट हो जाएंगी, जो भी चेंजेस मैंने करे हैं वो उसमें चले जाएंगे। अब हम सिंपली गिट स्टेटस से चेक कर लेंगे कि चल क्या रहा है हमारे उसमें, तो सिंपली एक्सक्लेमेशन साइन भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसको रन कर देंगे। तो ये सारी की सारी फाइल्स हैं जो हमने ऐड कर दी हैं। अगर आप ये आउटपुट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अभी अभी क्या करा, हमने योर ब्रांचेस अहेड ऑफ दिस पर्टिकुलर ओरिजिन, और ये हमारा पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है। जहां जहां की परमिशन नहीं है वो एज अ वार्निंग शो करेगा आपको, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हर प्रोजेक्ट में कुछ फाइल्स होती हैं जो आप गिट में ट्रैक नहीं करना चाहते। जब आप गिट में ट्रैक नहीं करना चाहते, जैसे कुछ टेम्प फाइल्स होती हैं, कुछ पासवर्ड फाइल्स होती हैं, कुछ सिस्टम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, ऐसी फाइल्स के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक कमांड जिसको हम कहते हैं डॉट गिट इग्नोर। डॉट गिट इग्नोर से क्या होता है, हम कुछ फाइल्स को इग्नोर कर सकते हैं। अब इसको इग्नोर करने के लिए आपको गिट, जैसे मान लो आपके पास कोई पाई कैशे की फाइल है, इसमें अगर आप सिंपली फोल्डर पे जाते हैं, मैं लेट मी जस्ट चेक कि हमारे पास पाई कैश वाली कोई फाइल्स हैं। जैसे इस फोल्डर में मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है जो मैं इग्नोर करना चाहती हूँ, बट अगर आपको इग्नोर करनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप लिखेंगे *log, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में कि जो फाइल आपको इग्नोर करनी है। जैसे मान लो मेरे पास पाई कैशे की फाइल है, तो कुछ जनरली जब हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो कुछ ऐसे करके फाइल होती है, उसके बाद .env लिख देंगे और ये हमारा जो है
पूरा का पूरा उस फाइल को इग्नोर कर देगा। ये उन फाइल्स को इग्नोर करेगा जो भी आपने इसके बीच में लिखी है, लॉग और एनवायरमेंट के बीच में जो फाइल्स लिखी है ये आप उसको इग्नोर कर देगा। ये जनरली जो कमांड्स है ये बैश पे वर्क करती है। अब मैं इसको कॉपी करके अगर आपको बैश में दिखाऊं, लॉग, तो क्या करेगा, डॉट लॉग कमांड को यूज करके अपना जो डाटा है वो उसको इग्नोर कर देगा, मतलब जो भी आपको स्क्रीन को शो जो हटाना है वो इग्नोर कर देगा। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस। जैसे हमने गिटहब रेपो पे बात करी वैसे ही हम अब ब्रांचेस के बारे में बात करें। तो कुछ कमांड्स मैंने आपको बता दी, इनिट कमांड का यूज करना है, ऐड कमांड का यूज करना है। ऐड के बाद आपको सिंपली उसमें स्पेसिफाई करना है, अगर आपको सारी फाइल्स ऐड करनी है तो ऐड डॉट लगाना है, अगर आपको सिर्फ सिंगल फाइल ऐड करनी है तो ऐड के बाद आप फाइल का नाम लिखेंगे। ऐसे करके आपको अपना कंटिन्यू रखना है, राइट, जो भी आपको फाइल्स ऐड करनी है। अब बात करेंगे ब्रांचेस की। अब ब्रांचेस क्या होती है, ब्रांचेस को कैसे यूज किया जाता है। ब्रांचेस जो होती है ना काफी ज्यादा यूजफुल होती है, मतलब पावरफुल अगर हम बात करें तो वो ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस का काम क्या होता है, ब्रांचेस का काम होता है ये आपको अलाउ करती हैं कि आप बिना मेन कोड को अफेक्ट करे नए फीचर्स पे काम करो। मेन जो आपका कोड है उसको अफेक्ट ना करते हुए आप न्यू फीचर्स पे काम करो जो सेम फाइल्स पे भी वर्क कर सकती हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताती हूँ, ब्रांचेस आपको अलाउ करता है कि आप मेन कोड को अफेक्ट ना करें, आप नए फीचर्स पे काम करें। अगर आपको नए फीचर्स पे काम करना है विदाउट इंटरप्टिंग द मेन कोड तो आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो। डिफॉल्ट ब्रांच का नाम जो होता है वो मेन होता है, डिफॉल्ट में मेन होता है, मेन नाम आप ब्रांच को नहीं दे सकते। नई ब्रांचेस अगर आपको बनानी है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस पर कोड लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन गिट ब्रांच, उसके बाद जो भी आपको नाम देना है, मान लो मैंने दिया फीचर 1, तो ये मेरा एक ब्रांच का नाम होगा, ये एक ब्रांच क्रिएट हो जाए। इसके बाद जब आपने नई ब्रांच बनाई है तो हमने क्या करा है, ये कमांड लिखी है। उसके बाद आप दूसरी कमांड लिखेंगे गिट चेकआउट फीचर -1। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन डाल देंगे। अब इसमें लिखा है कि स्विच टू दिस पर्टिकुलर ब्रांच, मतलब अब आप मेन ब्रांच पे काम नहीं कर रहे हैं, अब आप इस पर्टिकुलर ब्रांच पे काम कर रहे हैं। जब आपको स्विच करना है तो आप ऐसे लिखेंगे। अब जब आपको दोनों कमांड को एक ही बार में लिखना है, अगर आपको वापस से स्विच करना है दूसरे वाले पे तो आप क्या लिखोगे, गिट चेकआउट मेन, मतलब अब मैं मेन ब्रांच पे काम करना चाहता हूं। जब आपको फीचर 1 पे काम करना है, आपने फीचर 1 क्रिएट करा, उसके बाद उस पे स्विच कर दिया। जैसे आपने स्विच करा, आप इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद वापस से स्विच करना है तो गिट चेकआउट मेन, मेन आपकी मेन ब्रांच रहती है। जैसे कि मेरा जो है पाथ स्पेसिफाई नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए ये कुछ एरर्स दे रहा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आप अपना मेन ब्रांच चेक करके आ सकते हैं, उसके बाद उसमें से यूज कर सकते हैं। गिट के कुछ बेसिक जो कमांड्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो अब तक हमने जो भी चीजें देखी हैं वो ये है कि आपको गिट इनिट से स्टार्ट करना है, उसके बाद रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, फाइल्स को ऐड करना है, कमिट करना मत भूलना। कमिट करने से पहले आप स्टेटस को चेक करना कि क्या स्टेटस में कोई डिलीशन में फाइल तो नहीं गई है। अगर कोई फाइल डिलीशन में गई है तो आप उसको रिमूव कर देना। अगर वो डिलीशन में है तो मतलब कि वापस आप बैक वाले वर्जन पे आ जाना, आप उसमें रीस्टोर कर लेना। अब रीस्टोर कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं बेसिक ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। जब आपने नए फीचर्स को ऐड कर ही लिया है, जब आपने नया फीचर के लिए नया ब्रांच बना ही लिया है तो आपको उसको मर्ज भी करना पड़ेगा। अब मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज करने के लिए आप कमांड लिखते हैं गिट चेकआउट बी फीचर लॉगिन, मतलब आपने एक न्यू ब्रांच को पहले तो ऐसे करके क्रिएट कर लिया है, ठीक है। फीचर लॉगिन मतलब आपने एक नई ब्रांच की तरफ स्विच भी कर लिया है, क्रिएट भी कर लिया है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना कि जैसे अगर आपको नई ब्रांच क्रिएट करनी है तो आप क्या कोड लिखोगे, आप नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए ये गिट चेकआउट वाली कोड लिखोगे। बट जब आप दोनों कमांड को कंबाइन करोगे तो आप ये कमांड लिखोगे गिट चेकआउट, मतलब कि आपको एक नई ब्रांच क्रिएट भी करनी है और उसी में स्विच भी करना है। तो स्विच भी करने के लिए आपने गिट, ये हमारी ब्रांच का नाम है। इसके बाद को आपने मेन पे स्विच हो जाओ। अब इसके बाद आप क्या करो, काम कर लिया आपने इस ब्रांच पे, उसके बाद मेन पे स्विच हो जाओ, गिट चेकआउट मेन। अब आप मेन ब्रांच पे आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, मर्ज की कमांड देनी है। अब मर्ज की कमांड कैसे देते हैं, मर्ज कमांड मतलब गिट लिखोगे आप, मर्ज लिखोगे, उसके बाद फीचर लॉगिन। ऑलरेडी अप टू डेट है ये, मतलब कि ऑलरेडी इसमें सारे फीचर्स जो हैं अप टू डेट हैं। ब्रांच मर्ज हो जाएगी, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो गिटहब आपको खुद से बता देगा कि ऐसा ऐसा है, रीजन ये इसलिए मर्ज नहीं हो रही है। बट अभी के लिए जो भी आपने क्रिएट करा है वो आप इस कमांड से गिट मर्ज से कमांड को मर्ज कर सकते हो।
चलो अब बात करते हैं हम कैसे अपने लोकल रेपोजिटरी को रिमोट रेपोजिटरी से कनेक्ट करेंगे। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट पे चले जाओ, कहीं पर भी कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपनी लोकल रेपोजिटरी को रिमोट रेपोजिटरी से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चले जाना है ऑनलाइन गिटहब पे। जैसे ही आप ऑनलाइन गिटहब पे जाएंगे, उसके बाद जो आपने गिटहब रेपो बनाई है, जैसे मैंने गिटहब रेपो ट्रायल का नाम दिया है, ये गिटहब रेपो मैंने बनाई थी राइट, अभी आप लोगों के सामने, इसी को कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद वापस से इस पे आ जाना, चाहे विजुअल स्टूडियो कोड पे चाहे इस पे आप क्या लिखोगे, गिट रिमोट एड ओरिजिन। गिट रिमोट एड ओरिजिन लिखने के बाद जो आपने कॉपी करा था वो आप यहां पर पेस्ट कर देंगे, जो पाथ आपने कॉपी करा था वो आप यहां पर पेस्ट कर देंगे। बट मेक श्योर ये जो एक्स्ट्रा चीजें जो इसमें ऐड ऑन हुई है वो हटा दें कृपया करके। इसमें कोई कोटेशन कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस गिटहब रेपो का लिंक डालना है। इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वही उसके बाद जो आपने पाथ कॉपी करा है वो आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। इसमें लिखा है कि रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि जो अभी हमने गिट बैश पे ऑलरेडी सेम कमांड रन करी है, इसलिए वो हमें बता रहा है कि ऑलरेडी आपके पास है। तो इसीलिए आप गिट रेपो जब आपको कनेक्ट करना है तो सबसे पहले ऑनलाइन जाकर उसका कॉपी पाथ कर लो। जब आप कॉपी पाथ कर लोगे तो गिट रिमोट और एड ओरिजिन से आप कर देंगे। अब ओरिजिन का क्या मतलब है, ओरिजिन एक नाम है, सिर्फ डिफॉल्ट होता है रिमोट रेपो के लिए, तो ओरिजिन आप उसको यूज करेंगे राइट। अब हम बात करेंगे कोई कोड अगर हमें गिटहब पे पुश करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पुश कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आप एक कमांड लिखोगे जिसको हम कहते हैं गिट पुश यू ओरिजिन मेन। ये आप कमांड लिखोगे। फेल टू पुश सम रेफरेंसेस टू दिस पर्टिकुलर, ये क्या है, मेन ब्रांच के कोड का कोड, मेन ब्रांच का जो कोड है वो गिटहब पे भेज दिया। अगर आपने कोई मेन ब्रांच पे कोड लिखा है तो वो चला जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं जाएगा, सिंपल। अगर आपके पास है तो वो चला जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। उसके बाद आप कमांड लिखोगे गिट पुश। जैसे आप गिट पुश लिखोगे वो पूछेगा, वो बताएगा कि क्या क्या चेंजेस भेज सकते हैं, क्या क्या चेंजेस भेजे हैं। करंट ब्रांच हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांचेस, इस पर्टिकुलर तो मास्टर मतलब जो भी आपने ये गिटहब रेपो बनाई है इस पे तो कोई और ब्रांचेस है ही नहीं, इसीलिए पुश भी नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वही चीज उन्होंने ऐसा प्रेजेंट कर दिया है हमारे आगे। अगर आपको कोई चीज पुल करनी है, अगर आप गिटहब पे कुछ मैन्युअली अपडेट करते हो या टीम के किसी मेंबर ने पुश किया है, तो लेटेस्ट कोड लेने के लिए आप क्या करोगे, लेटेस्ट कोड मतलब जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं मुझे वही चाहिए, तो मुझे क्या लिखना है, गेट पुल ओरिजिन मेन। ये कमांड क्या करेगी, आपका जो नया कोड गया है वही आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा है ना कि जो भी चीज आपने क्रिएट करी है, टोटल 6 आपकी रिमोट है, पैक ये है, इसके बाद ये फाइल है, ये 2 ब्रांचेस हैं। अभी तक तो इस फाइल में कुछ है ही नहीं, अभी तक तो इस गिटहब रेपो में कुछ है ही नहीं, इसीलिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अब मान लो आपके थर्ड फ्रेंड ने कुछ अपडेट करा है, अगर आपको वो अपडेट देखना है तो आप ये कमांड लिखोगे गिट पुल ओरिजिन मेन। सिंपल, इस कमांड से आपके पास आउटपुट आ जाएगा। आपको इन सारी चीजों को लिंक करने की कोशिश करनी है, आप इन सारी कमांड्स को लिंक करने की कोशिश करना। मैं नीचे एक डॉक्यूमेंटेशन भी दे दूंगी जिसके अंदर मैं सारी कमांड्स मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्प। अगर आप लोग सीख रहे हैं डेटा एनालिसिस विद पाइथन तो ये कोर्स आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। मैंने स्टार्ट किया है एक न्यू रिकॉर्डेड कोर्स विच इज डेटा एनालिसिस विद पाइथन। ये नॉर्मल रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, इसे आप नॉर्मल रिकॉर्डेड कोर्स मत समझना, क्योंकि इसमें आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक ऑप्शन मिलेगा कि आप 5 लाइव डाउट सेशंस रख सकते हैं मेरे साथ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है ड्यूरिंग द कोर्स तो आपके पास ऑप्शन है, आप 15-15 मिनट्स के 5 डाउट सेशंस मेरे साथ शेड्यूल कर सकते हैं। उसमें हम आपके डाउट्स को, क्वेरीज को हैंडल करेंगे कि क्या क्या आपको क्वेरीज आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ आपका एरर आ रहा है, इन सारी ही चीजों को कैटर करने के लिए आपके पास वो ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास व्हाट्सएप का। अगर आपके पास कोई एरर आता है ड्यूरिंग द कोर्स तो आप उसमें मुझे रीच आउट कर सकते हो, एंड आई एम 110% श्योर कि आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस कोर्स में। तो इस कोर्स को जानने के लिए आपको सिंपली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करना है, मैं आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स भेज दूंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि मैं हर एक चीज को यूनिक तरीके से इसमें कवर कर रही हूँ। मैंने खुद इस कोर्स को रिकॉर्ड किया है और इस कोर्स के काफी अच्छे फीडबैक्स भी हैं। तो चलिए वापस से चलते हैं, गिट के बारे में समझते हैं। अब मान लो आपने कोई गिटहब रेपो बनाई है। अब जब आपने गिटहब रेपो बना ही ली है तो कभी कभार आपको उसको क्लोन भी करना होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो गिटहब को क्लोन करने के लिए क्या कमांड होती है, गिटहब को क्लोन करने के लिए कमांड होती है गिट क्लोन। गिट क्लोन के बाद आपका जो भी गिटहब रेपो है जिसको आपको क्लोन करना है, जो आपने जो लाइक जिस भी गिटहब रेपो को आपको कॉपी बनानी है, अगर किसी गिटहब के प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम पे लाना चाहते हो तो सिंपली आप उसमें उसको मेंशन कर दोगे। उसके बाद वो आपका डेटा जो है
कॉपी कर देगा। तो गिट क्लोन, उसके बाद आपको गिटहब रेपो का नाम देना है। ये क्या करेगा, ये आपका पूरा रेपो डाउनलोड हो सकता है, आप साथ ही डॉट गिट फोल्डर भी। तो आपको गिटहब कमांड्स डायरेक्टली, जिसपे आप डायरेक्टली गिटहब कमांड्स को यूज कर सकते हो। तो सिंपली जो आपने कॉपी पेस्ट करा था वो आप इसमें डाल देंगे। जैसे मैंने ये कॉपी करा है, तो मैं अभी के लिए मैं इसी को क्लोन करने की कोशिश करके बताती हूँ आपको। उसके बाद इसको रन कर देंगे, तो ये आपको क्या करेगा, उसी गिटहब रेपो को क्लोन कर देगा। जैसे आपको लिख रहा है यहाँ पे क्लोनिंग इनटू दिस पर्टिकुलर ट्रायल, इसमें इसको क्लोन कर देगा। अगर आपके पास कोई, ऑब्वियसली क्लोन जब हम करते हैं वो किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को करते हैं या फिर किसी और प्रोजेक्ट को करते हैं, बट अभी के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि आप ये कमांड लिखेंगे गिट क्लोन। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको एज अ प्रोजेक्ट, लाइक एज अ पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो अगर आप मेरी प्रोफाइल देखें, तो जिसमें मैंने अपना योर प्रोफाइल पे अगर मैं जाती हूँ, तो योर प्रोफाइल के सेक्शन में आपको मिल जाएगी ये मेरी पूरी फाइल का। अगर आप इस फाइल को देखें डायरेक्टली, तो मैंने यहाँ पर बड़ा बड़ा मेंशन करा हुआ है कि मैं ये काम करती हूँ, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ, मैं प्रोफाइल के बारे में लिखा है क्या क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये बहुत पहले का अपडेटेड है, तो अभी के लिए आप इसको एक तरीके से रेफरेंस के लिए समझ सकते हैं। जिसमें मैंने स्किल्स के लिए मेंशन किया क्या क्या टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स मुझे आते हैं, हाउ टू रीच आउट टू मी, क्या मेरा लिंक्डइन है, क्या मेरा मेल आईडी है। उसके बाद कुछ मेरे पॉपुलर प्रोजेक्ट, अगर आपने कुछ पिन किया है तो पिन वाले प्रोजेक्ट भी यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्स हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो है ऑब्वियसली वेरी लो है, क्योंकि मैं लोगों को ट्रेन करने पे ज्यादा वर्क कर रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो उस तरीके से है। तो आप देख सकते हो कि मई में ये है, आपका फैब में ये है, तो ये आपका डेटा एज ए शो होता है। अगर मैं 2024 पे जाऊं तो कुछ एनालिसिस जो है वो चेंज हो जाएंगे, 2023 पे जाऊं तो कुछ एनालिसिस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ईयर बाय ईयर ये आपका ट्रैक रखता है कि आप वर्क कितना कर रहे हो, आपने प्रैक्टिकली कितने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हैं। तो गिटहब पे आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए। और आपको अपना प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बनाना है जिसमें आप अपने 5 से 6 प्रोजेक्ट्स को पिन करके रखेंगे जो भी आपने क्रिएट करे हैं। उसके बाद आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो तो ऑलरेडी ये ट्रैक कर ही लेगा। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अब आप एक रेपो के बारे में समझते हैं। जब हम बात करते हैं रेपो, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीज आपको ध्यान देनी है। चलो एक रेपो ओपन कर लेते हैं, मतलब मैं बैक चली जाती हूँ, उसके पास हम एक रेपो को ओपन कर लिया। अब मान लो मैंने एक गिट डेटा साइंस इंटरव्यू क्वेश्चंस का मैंने एक ओपन कर लिया। तो यहाँ पर ये जो होता है ये कोड टैब होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोड टैब कहते हैं, जहां पर आपकी सारी फाइल्स होती हैं। उसके बाद आता है आपका रीडमी फाइल, ये सारी की सारी रीडमी फाइल्स का डेटा है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास टॉप पर अगर आप देखें जो मेरे नाम के जस्ट नीचे आपको शो हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, आप सबसे पहला होता है कोड सेक्शन, मतलब जो भी आपकी फाइल्स वगैरह है वो यहाँ पे शो हो रही है, मतलब जो भी आपने फाइल्स अपलोड करी है, रीडमी फाइल्स क्रिएट करी, वो सब डाटा यहाँ पे आएगा। उसके बाद आता है इश्यूज। इश्यूज मतलब कोई बग या फीचर रिक्वेस्ट या कुछ भी चीज अगर आपको ट्रैक करनी है, अगर आपको लगता है कोई इशू है, तो यहाँ न्यू इशू पे क्लिक करके आप न्यू इशू क्या है क्रिएट कर सकते हो, उसको एक लेबल दे सकते हो, इसको किसी पर्सन को असाइन भी कर सकते हो, इसे प्रोजेक्ट के साथ अलाइन कर सकते हो, माइलस्टोन क्या है आपका, ये सब कुछ इसमें आप मेंशन कर सकते हो। तो आपको एक बेसिक इशू अगर क्रिएट करना है, अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड जो है इसको बेटर तरीके से रिजॉल्व कर सकता है, तो आप इसको सिंपली क्रिएट करके उसको असाइन कर सकते हो, वो इस चीज पे वर्क करेगा, न्यू फीचर को क्रिएट, न्यू ब्रांच को क्रिएट करके और उसको अपडेट कर देगा। उसके बाद आता है पुल रिक्वेस्ट। जैसा मैंने आपको नॉर्मली बताया कि पुल रिक्वेस्ट होती है, पुल रिक्वेस्ट भी जरूरी होती है। पुल रिक्वेस्ट के लिए आपको यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन में दिख रहा होगा कि पुल रिक्वेस्ट हेल्प करती है कोलैबोरेटर्स की, ताकि वो कोलैबोरेट कर सके ऑन कोड विद अदर पीपल और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सके जो आपकी सर्चेबल और फिल्टरेबल लिस्ट भी होती है एक तरीके की। तो जब आपको कोई चेंजेस प्रपोज करने होते हैं, कोई चेंजेस प्रपोज करने होते हैं, तो आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो न्यू पुल रिक्वेस्ट आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि ओके इसमें आपका एग्जांपल कंपैरिजन है, यहाँ पर 24 आवर्स पहले ये हुआ है, तो आपको बेस और इसको कोई भी चेंजेस अगर आपको प्रपोज करने हैं तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि मेन जो था वो मेरा ये था। अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस है तो इस तरीके से आप उसमें पुल रिक्वेस्ट से चेंजेस भी बता सकते हो। उसके बाद आता है एक्शंस। अब एक्शंस क्यों जरूरी होते हैं? एक्शंस का काम है CI/CD में, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट में आपका एक्शंस काम करता है। एक्शंस आपकी हेल्प करता है डिप्लॉय करने के लिए, आपके कोड को आप अपने तरीके से इसको डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट के लिए भी आपके पास ऑब्वियसली प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास काफी ऑप्शन है डिप्लॉयमेंट के भी। तो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप इसको कर सकते हो। ऑटोमेशन करना है, CI/CD है, पेजेस से रिलेटेड है, तो जो भी चीज है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक्शंस ले सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं।
उसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स का क्या काम है? प्रोजेक्ट्स का काम है, जैसे मैंने आपको मान लो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने देखा होगा कुछ कंपनीज में क्या होता है, कुछ बोर्ड्स यूज होते हैं जैसे कानबान बोर्ड और सम अदर प्लेटफॉर्म जो आपका ट्रैक करने में हेल्प करता है। बेसिकली टीम प्लानिंग, कोई आपने कोई चीज क्रिएट करी है, जैसे आप देख सकते हो विजुअलाइज द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे काफी सारी चीजें हैं, ऑप्शंस हैं, आप कुछ उस तरीके से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। मान लो ये प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी में बन रहा है, कोई स्टार्टअप कंपनी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसमें एज अ टीम प्लानिंग उसमें डाल सकते हैं, उसमें मल्टीपल टास्क है उसको डाल सकते हैं, उसके बाद टाइमिंग दे देगी कि इस पर्सन को इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है बाय दिस वीकेंड और समथिंग। ऐसे करके हम इस प्रोजेक्ट को हैंडल भी कर सकते हैं। ये एक टास्क बोर्ड होता है, एक तरीके का प्रोजेक्ट वाला सेक्शन आपका टास्क बोर्ड की तरह काम करता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद कहते हैं हम विकी। विकी क्या होता है? विकी एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन है वो आप इसमें मेंशन करते जाओ। ये रीडमी फाइल की तरह होती है, बट ये पेज बाय पेज चल सकती है। जैसे ये होम पेज है, आपने लिखा है, उसके बाद आपने सेव कर दिया चेंजेस को, तो ये आपका क्या होगा, आपका एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्रिएट होता जाएगा। हेडर फुटर करके जो भी आपको ऐड करना है वो आप इसमें कर सकते हो। अगर आपको क्लोन करना है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना, क्लोन दिस विकी लोकली, अगर आपको इसको क्लोन करना है, सिंपली इसको कॉपी करके जो गिट क्लोन वाली कमांड हमने यहाँ पर लिखी थी, उसी गिट क्लोन कमांड को आप लिखकर इसको क्लोन भी कर सकते हो। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी इनसाइट्स एंड सेटिंग्स। सिक्योरिटी इनसाइट्स एंड सेटिंग्स, ये तीनों एडवांस्ड ऑप्शन है। जैसे अगर आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंपनीज में बनते हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो उसमें जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये इसका यूज कर लेते हैं। तो ये एडवांस फीचर्स होते हैं, अभी के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। इनसाइट्स में आप देख सकते हो कितनी पुल रिक्वेस्ट है, कितना एक्शंस इश्यूज हैं। तो पुल रिक्वेस्ट और इश्यूज ही आपका मेन होता है। उसके बाद आप इसको पिक्टोरियल लाइक ग्राफ वगैरह उसमें भी देख सकते हो। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटर कौन कौन है, कम्युनिटी कौन कौन है, ये सारा डेटा आपको इनसाइट्स में मिल जाएगा। जैसे नॉर्मल आपके इंस्टाग्राम पे इनसाइट्स होती है, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर मैं ये कहूँ लीड कोड पे इनसाइट्स होती है, वैसा ही गिटहब पे भी इनसाइट होती है, बट गिटहब इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं रीडमी फाइल के बारे में थोड़ा सा और। जब हम रीडमी फाइल के बारे में बात करते हैं, अगर आपको एक अच्छी रेपोजिटरी बनानी है तो उसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है एक आपकी रीडमी फाइल, दूसरा होता है आपका जो लाइसेंस होता है, तीसरा होता है गिट इग्नोर। ये तीनों चीज आपको एक अच्छी रेपो बनाने में इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं रीडमी फाइल की, तो मैंने आपको बताया रीडमी फाइल में क्या होना चाहिए। रीडमी फाइल एक तरीके का आपका लैंडिंग पेज है, वैसा लैंडिंग पेज जिसमें आप सब कुछ मेंशन करेंगे। आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, आप इसमें प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं मेनली, तो क्योंकि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो तो आपकी प्रोफाइल पे मिल जाएगा। तो प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, क्या सेटअप की इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या आपको फीचर्स है इसमें, क्या क्या फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट में, वो सब कुछ आपको रीडमी फाइल में मेंशन करना है। ये किस फॉर्मेट में जाता है? ये जाता है आपका मार्कडाउन फॉर्मेट में। और इन सबको मेंशन करने के बाद आपकी बनती है एक रीडमी फाइल। उसके बाद लाइसेंस की बात होती है। अब आप इसमें लाइसेंस को मेंशन करते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि लोग आपका कोड कैसे यूज कर सकते हैं। क्या आपका कोड जो है वो ओपन सोर्स है कि कोई भी आए कोई भी यूज करे, या फिर ये कमर्शियल है। अगर कमर्शियल है तो आपके पास कोई तो लाइसेंस होगा। मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एमआईटी लाइसेंस होते हैं। आप देखोगे कई कई जगह पर मेंशन होगा कि एमआईटी लाइसेंस है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का पेटेंट ले रखा है कि भैया ये प्रोजेक्ट मेरा है, ये प्रोजेक्ट कोई यूज नहीं कर सकता। तो लाइसेंस आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो मैंने थर्ड आपको बताया गिट इग्नोर, गिट इग्नोर भी जरूरी होता है। यहाँ आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से फाइल गिट ट्रैक ना करे, क्योंकि कुछ होती है सिस्टम स्पेसिफिक, सिस्टम के पासवर्ड हो सकते हैं जो आप ऑनलाइन नहीं पब्लिश करना चाहते, तो गिट इग्नोर आपकी उसमें हेल्प करता है। गिट इग्नोर आप लोकली भी मेंशन कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी आप मेंशन कर सकते हो। इतना समझ में आया? उसके बाद जब हम बात करते हैं इश्यूज की, अब इश्यूज की क्या मैंने आपको बताया, इश्यूज का मतलब है कि एक तरीके का टिकट सिस्टम है। कोई इशू आया, टिकट सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक इशू क्रिएट कर देते हैं। अब वो इशू रहता है, उसके बाद जिस जिस पर्सन को उसको अलॉट किया है वो उसको सॉल्व करेगा। जिसने वर्क किया उसने उसको सॉल्व किया, उसके बाद उसको इशू को क्लोज कर देगा। तो इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, आपको इसमें दो चीजें मेंशन करना जरूरी होता है। सबसे पहले टाइटल, कि बग की डिटेल क्या है। आपने कोई इशू, कोई प्रोजेक्ट है, कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, उसमें आपको लगा कि इसमें कोई बग तो है, देखो आपने क्या करा, उसको बग को मेंशन करा। बग के लिए पहले आप एक टाइटल दोगे, उसके बाद आप उसका डिस्क्रिप्शन डालो। ये तो आपका हो गया इशू रेज करने का तरीका। अगर आपने कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कोई भी डीबगिंग करी है, अगर आपको लगता है कि वहां पे कोई तो एरर है और आपने वो फाइंड कर लिया, उसको आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। इश्यूज में जाकर आप उसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है पुल रिक्वेस्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसाइट्स में आपको इसी का डाटा मिलेगा। अब पुल रिक्वेस्ट का काम क्या होता है, जब कोई डेवलपर चेंजेस करता है,
या फिर मैं कहूँ पुल रिक्वेस्ट रेज करता है, वो एक पुल रिक्वेस्ट रेज करता है, जैसे ही वो कोई चेंजेस करता है वो एक पुल रिक्वेस्ट रेज करता है। और रेपो का जो ऑनर होता है, मतलब मान लो मेरी एक रेपोजिटरी है, आप लोगों ने कोई ब्रांचेस क्रिएट करके उसमें कुछ चेंजेस करे, तो चेंजेस करने के बाद एक पुल रिक्वेस्ट आप रेज करोगे, उसके बाद मैं उसको रिव्यू करूंगी कि क्या वो मेरे प्रोजेक्ट से अलाइन भी कर रहा है, क्या वो मेरे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। और जो भी उस रेपो का ऑनर होगा वो उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो आप वो उसको अप्रूव कर देगा या तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो इसीलिए आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर वो अप्रूव हो गया तो वो तो आपके प्रोफाइल पे ऐड हो जाएगा, और जब वो प्रोफाइल पे ऐड हो जाएगा तो एक क्या होगी, आपके पास क्रेडिबिलिटी हो जाएगी। तो आपको फेक इश्यूज को क्रिएट नहीं करना है, आपको जेन्युइन इश्यूज को क्रिएट करना है, पुल रिक्वेस्ट डालनी है, फीचर्स को अपडेट करके ब्रांचेस क्रिएट करके आपको पुल रिक्वेस्ट डालनी है। उसका जो ऑनर होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो ये चीज जरूरी होती है। उसके बाद स्टार्स और फॉक्स वाला जो मैंने आपको बताया ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कोई प्रोजेक्ट आपने बनाई है तो आपको उस चीज पे जरूर वर्क करना है कि स्टार दे सकते हो, आप फॉक कर सकते हो, आप देख सकते हो उस प्रोजेक्ट को, ये सारी चीजें जरूरी होती है। आप बात करते हैं, मान लो आप एक डेवलपर हो और आप इस प्रोजेक्ट को, आपने एक प्रोजेक्ट फाइंड करा, वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। जब आप उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? सबसे पहला स्टेप है आप उस प्रोजेक्ट को क्या करोगे? फॉक कर लोगे। फॉक करने का मतलब है कि उसकी कॉपी जो है वो आपके गिटहब प्रोफाइल पे आ गई है, और जब वो आपके गिटहब प्रोफाइल पे आ गई है तो आप क्या करोगे? चेंजेस को, जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो आप उसमें करोगे, बिना ओरिजिनल को अफेक्ट करे आप उस कॉपी में चेंजेस करोगे। उसके बाद फॉक्ड जो गिटहब रेपो है उसको आप अपने लोकल सिस्टम पे ले जाओ। जैसे मैंने आपको बताया था ना, गिट क्लोन वाले से, गिट क्लोन से आप उसको लोकल पे ले जाओ। पहले प्रोजेक्ट फाइंड करना है, फॉक करना है, फॉक करने के बाद उसकी कॉपी बन गई, उसी कॉपी का आप क्लोन कर दो, लोकल पे ले जाओ। क्लोन मतलब लोकल पे ले गए। लोकल पे ले जाने के बाद, लोकल सिस्टम पे ले जाने के बाद उस पर काम करो, नई ब्रांचेस बनाओ, चेंजेस करो, अपना जो भी काम आपको लगता है कि उस प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस पर कंट्रीब्यूट करो। कंट्रीब्यूट करने के बाद देन लाइक नया फोल्डर बना लिया आपने, उस पर गिट ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है तो उस पर आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो, राइट। उसके बाद जब भी आपने उस पर वर्क कर लिया है, फॉक करके, अपडेट करके, क्लोन करके वर्क कर लिया, उसके बाद आप क्या करो? एक पुल रिक्वेस्ट रेज करो। पुल रिक्वेस्ट कैसे रेज करते हैं? पुल रिक्वेस्ट काम करने के बाद जब आप चाहते हो कि आपके चेंजेस ओरिजिनल रेपो में ऐड हो जाएं तो आप पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो। पुल रिक्वेस्ट रेज करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आप अपने पुश करो चेंजेस, जो आपने लोकली चेंजेस करे हैं उसको पुश करो। पुश करने का तरीका क्या है? गेट पुश ओरिजिन, मतलब मेन ब्रांच में जाके पुश कर दो। गेट पुश ओरिजिन, उसके बाद जो भी आपका फीचर का नाम है, जैसे फीचर ब्रांच लिख दिया मैंने, तो फीचर ब्रांच आप यहाँ मेंशन, गेट पुश ओरिजिन फीचर ब्रांच। तो अगर आप पुल रिक्वेस्ट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने न्यू पुल रिक्वेस्ट रेज करी तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं ना, बेस और कंपेयर। तो बेस और कंपेयर पे जाकर आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। उसके बाद आपको यहाँ कंपैरिजन करने के बाद, जैसे आप नई रेपो बना लोगे उसके बाद कंपैरिजन करो, उसके बाद पीआर पर अपना एक्सप्लेन करो। आपने जो पुल रिक्वेस्ट डालनी है उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के साथ कि क्या फीचर आपने ऐड करा, क्या फिक्स आपने करा, क्या क्या चीजें आपने करी है। उसके बाद आप क्या करोगे? क्रिएट पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर लोगे, उसके बाद ओरिजिनल जो आपका ऑनर है वो उस पर वर्क कर ले। सिंपल। अब बात करते हैं रिव्यूइंग एंड मर्जिंग द पीआरस। अगर मान लो आप खुद एक ऑनर हो तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पीआर को रिव्यू करना है। आपको क्या करना है? कोड चेक करना है, इनलाइन कमेंट्स को देखना है कि उस पर्सन ने मेंशन क्या क्या किया है। उसके बाद अगर आपको लगता है तो मर्ज कर देना, कंफर्म मर्ज कर देना, और लाइक मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे जाकर कंफर्म मर्ज कर देना। दो ही बटन आपके पास आएंगे अगर आपको सही लगता है। अगर नहीं लगता है तो उसको रिजेक्ट कर देना। अब मान लो दो लोगों ने सेम फिक्सेस पे वर्क किया, दो लोगों ने सेम टाइप के चेंजेस करे, तो गिटहब उसको भी ट्रैक कर लेता है। देखो गिटहब क्या करेगा? आपको देगा कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको बताएगा कि यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, दो लोगों की सेम फाइल्स फाउंड हुई है, दो लोगों का सेम चेंजेस फाउंड हुआ है। तो उसको आपको क्या करना है? हेड पे जाकर अपना वर्जन, वो आपको वर्जन दिखाएगा कि ये चीजें हैं। तो उसके बाद आप अपना फिक्स करो, सेव करो, कमिट करो। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं उनको फॉलो करना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।